डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर थर्ड प्लांट किंगडम के एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं और इनके सॉल्यूशंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी को किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है। और आप जब एल्गी टॉपिक पढ़ रहे थे तो आपने देखा कि वहां पर 3 क्लासेस थी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। अब इनको किस बेस पे क्लासिफाई किया गया, ये क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। नो द इंपॉर्टेंट इज देयर वर डिफरेंट बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी वाज द प्रेजेंस ऑफ मेजर पिगमेंट्स। कि उनमें मेजर पिगमेंट कौन सा था, इस बेस पर उनको क्लासिफाई किया गया है। जैसे अगर हम बात करें तीनों क्लासेस की, तो जो 3 क्लासेस है वो कौन कौन सी है। एक हमारे पास है क्लोरोफाइसी, मतलब ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी इट्स ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी इंक्लूड रेड एल्गी। तो आप देख रहे हैं कि इनके नाम में भी पिगमेंट्स ही है, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड। नाउ देयर वर अदर बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, और वो कौन से बेसिस थे आपको पता है कि उनमें कौन सा स्टोर्ड फूड होता है, सेल वॉल की कंपोजिशन क्या होती है, और उसमें फ्लैजेला कितने होते हैं और कहाँ पे और किस तरह से वो अटैच रहते हैं, या उनका हैबिट अगर एक्वेटिक भी है तो कौन सा है। तो अब हम इस क्वेश्चन के आंसर की ओर चलते हैं। द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, that is the basis for classification of algae are as under. Now first, the presence of major pigments, that is which type of chlorophyll, yeah, you can say xanthophylls are present in it or phycoerythrin is present. So first most important basis for the classification of algae is presence of major pigment. Now other bases are stored food, cell wall composition and the number of flagella and their position of insertion, क्यों किस तरह से inserted है, and the last base for their classification was habitat. But the most important among these main basis for the classification have been taken as the presence of you can say major pigment. मतलब क्या हो कि जो मेन बेसिस है जिसके बेस पर इनको क्लासिफाई किया गया है वो कौन सा है, प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स। और पिगमेंट्स कौन से आगे मेरे पास, जैसे हम बात करते हैं क्लोरोफाइसी, तो क्लोरोफिल ए और बी होती है। फियोफाइसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए और सी होती है, साथ में एक जेंथोफिल होता है जिसे फ्यूकोजेंथिन कहा जाता है। और रोडोफाइसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए और डी होता है और फाइकोएरिथ्रिन विच इज अ रेड पिगमेंट वो प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हेन एंड वेयर डज रिडक्शन डिवीजन टेक प्लेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ लीवरवर्ट, अ मॉस, अ फर्न, अ जिम्नोस्पर्म एंड एन एंजियोस्पर्म। आपको ये बताना है कि अगर हम बात करें तो ये जो आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं या पूछा गया है कि लीवरवर्ट, मॉस, फर्न या जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल में कौन सी जगह पर या कहां पर या कब रिडक्शनल डिवीजन होता है, मतलब मियोसिस होती है। तो अगर हम बात करें लीवरवर्ट्स की और मॉसिस की तो आपको होता है ये ब्रायोफाइट्स है। और ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेज इन देयर लाइफ साइकिल होता है वो गैमेटोफाइट होता है, और गैमेटोफाइट आपको पता है हैप्लॉइड होता है। और इनमें जो स्पोरोफाइट होता है वो पार्शली और कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर। तो अगर हम लीवरवर्ट्स की बात करें तो स्पोरोफाइट, क्योंकि इसको वैसे भी स्पोर बियरिंग ऑर्गन कहा जाता है, ये डिप्लॉयड होता है और इसके अंदर कुछ सेल्स एक्ट करते हैं, स्पोर मदर सेल, और उनमें कौन सा डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है और बन जाते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। तो इन केस ऑफ लिवरवर्ट्स द मियोसिस टेक्स प्लेस इन द कैप्सूल ऑफ द स्पोरोफाइट। आपको होता है कि कैप्सूल के 3 हिस्से होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। तो जो कैप्सूल होता है वहां पर हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं और इसका मतलब है मियोसिस टेक्स प्लेस इन द कैप्सूल। यू कैन से इन लिवरवर्ट meiosis takes place in the capsule of a sporophyte where haploid spores are produced within the capsule.
In case of mosses, the spore mother cell inside the capsule of sporophyte undergoes meiosis to form haploid spores. तो ये दोनों हमारे पास ब्रायोफाइट्स है और यहाँ पे जो स्पोर्स बनते हैं वो स्पोरोफाइट के अंदर बनते हैं और स्पोरोफाइट के कौन से हिस्से में बनते हैं? कैप्सूल में बनते हैं। अब अगर हम फर्म्स की बात करें विच आर टेरिडोफाइट्स, तो स्पर्म्स में स्पोरेंजिया बनते हैं। नाउ यू कैन से इन फर्म्स स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, मतलब स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स होते हैं और स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होता है और क्या बन जाते हैं? हमारे पास स्पोर्स बन जाते हैं। तो ये हमारे पास फर्म्स की बात होगी। नाउ नेक्स्ट इज इन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म meiosis takes place in anther and ovary during the formation of pollen grains and ovules। आपको होता है कि एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं और ओवरीज के अंदर ओव्यूल होते हैं। तो अगर हम देखें तो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें तो वो कहाँ पर होती है? वो एंथर और ओवरी में होती है। और कब होती है? जब एंथर से क्या बनने होते हैं? पोलन ग्रेन्स बनने होते हैं और ओवरी में क्या बनने होते हैं? ओव्यूल बनने होते हैं। तो दिस इज हाउ you can say we can explain that where and when does the reduction division takes place in case of liverwort, moss, fern, gymnosperm or an angiosperm. Now moving to next question, that is the question number 3. Question number 3 is name 3 groups of plants that bear archegonia. Briefly describe the life cycle of any one of them. The question is you have to name the group of plants which bear archegonia and archegonia are female sex organs। तो आपको ये बताना है कि जो आर्कीगोनिया जिन्हें हम फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं वो कौन से 3 ग्रुप्स में होते हैं। बहुत सिंपल है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। ये 3 हमारे पास ऐसे ग्रुप है जिनमें एंथ्रीडिया एंड आर्कीगोनिया पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें लाइफ साइकिल की तो मैं एक ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आपको होता है कि ब्रायोफाइट की जो प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है और हैप्लॉइड होती है और उसमें गैमेट्स बनते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज गैमेटोफाइट। और क्या होता है, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहा जाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को जैसे यहाँ भी हम बात करें आर्चिगोनियम कहा जाता है। एंथ्रीडियम के अंदर एंथीरोजॉइड बनते हैं और आर्चिगोनियम के अंदर क्या बनता है? एग बनता है। मतलब एंथीरोजॉइड जो होता है वो मेल गैमेट होता है और एग जो होता है वो फीमेल गैमेट होता है। फिर आपको पता है कि जो एंथीरोजॉइड होते हैं वो बाइफ्लैजिलेट होते हैं, उनको पानी की जरूरत होती है मूवमेंट के लिए, दैट्स व्हाई दीज ब्रायोफाइट्स आर आल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो वो मूव करके पहुंच जाते हैं आर्चिगोनियम के फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर के पास और वहाँ पर वो किसके साथ? उसके वेंटर में जाकर के एग के साथ फ्यूज कर जाते हैं और इस प्रोसेस को होते हैं फर्टिलाइजेशन। इससे बनता है जाइगोट। अब जाइगोट क्या करता है? वो इमीडिएटली डिवाइड नहीं करता, वो थोड़ी देर उसमें मियोसिस नहीं होती इमीडिएटली। वो क्या करता है? एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में डेवलप करता है और उस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्पोरोफाइट। फिर स्पोरोफाइट जो होता है वो उसी गैमेटोफाइट्स के साथ अटैच रहता है और उससे नरिशमेंट क्या करता रहता है? लेता रहता है। और उस स्पोरोफाइट के अंदर कुछ एक सेल्स, जैसे अभी हमने बात की कि कैप्सूल के अंदर कुछ एक सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं बाय मियोसिस। तो उसके बाद फिर से वो स्पोर जर्मिनेट करके क्या बना देंगे? गैमेटोफाइट। तो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम इसका लाइफ साइकिल बात करेंगे और इसके आंसर की बात करेंगे। द 3 ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स दैट बियर आर्चिगोनिया आर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म। नाउ द लाइफ साइकिल ऑफ अ ब्रायोफाइट, द प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड and it is gametophyte. It produces gametes. The sex organs are multicellular and the male sex organ is called antheridium while the female sex organ is known as archegonium. The antheridium produces biflagellate antherozoid and flask shaped archegonium produces an egg. The antherozoid and egg fuses to form zygote, but zygote does not undergo meiosis immediately and it produces multicellular sporophyte which remains attached to the photosynthetic gametophyte
and derives nutrition from it or nourishment from it. Some cells of the sporophyte, that is spore mother cells, they produce haploid spores by meiosis. The spores germinate to produce गैमेटोफाइट. तो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट से फिर गैमेटोफाइट बन गया थ्रू स्पोर से. तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. और क्या क्वेश्चन पूछा गया, आपको केवल प्लॉइडी बतानी है. प्लॉइडी का मतलब है कि वो क्या हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं या ट्रिप्लॉइड होते हैं. तो सबसे पहले क्वेश्चन है नेम द प्लॉइडी ऑफ द फॉलोइंग. वहाँ पे ABC ऑप्शन नहीं दिए हैं कि ये है बी है, वहाँ सीधा पूछा गया कि इनकी प्लॉइडी बताइए. लेकिन मैं आपको इनकी साथ में नाम भी बता रहा हूँ और साथ में आंसर भी दे रहा हूँ. तो सबसे पहले किसकी प्लॉइडी बतानी है, प्रोटोनिमल सेल ऑफ अ मॉस. तो प्रोटोनीमा जो होता है वो स्पोर के बाद आता है, मतलब स्पोर जब जर्मिनेट करते हैं वो प्रोटोनीमा बनाते हैं. तो जब स्पोर हैप्लॉइड होंगे तो नेचुरली प्रोटोनीमा इज हैप्लॉइड. तो इट इज 1N. नाउ द सेकंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज PEN. PEN मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. अब कब बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जब सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं. तो मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियस में होता है 2N और मेल गैमेट में होता है 1N. तो दिस इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज ट्रिप्लॉइड. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. कई बार आपसे एंडोस्पर्म की प्लॉइडी पूछी जाती है तो आप सीधा बोलें ये ट्रिप्लॉइड होता है. लीफ सेल ऑफ अ मॉस बहुत सिंपल है, क्योंकि जो गैमेटोफाइट होता है प्लांट बॉडी तो उसमें लीफ सेल लगेंगे, तो लीफ सेल जो होगा वो हैप्लॉइड होगा. प्रोथैलस, आपको पता है कि प्रोथैलस जो होता है वो टेरिडोफाइट में आता है और प्रोथैलस रिप्रेजेंट्स द गैमेटोफाइट एंड इट इज हैप्लॉइड. और इसके बाद गैमा सेल्स, फिर से वही बात, क्योंकि गैमेटोफाइट के ऊपर होते हैं तो ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं. मेरिस्टेम और मोनोकॉट, आपको पता है कि मोनोकॉट और डाइकॉट जो होते हैं वो एंजियोस्पर्म होते हैं और एंजियोस्पर्म की जो प्लांट बॉडी होती है वो डिप्लॉइड होती है. तो इसलिए मेरिस्टेम जो है हमारे पास वो कैसे होंगे, वो डिप्लॉइड होंगे. ओवम ऑफ लिवर बर्ड, ओवम चाहे किसी भी चीज़ का हो, मोस्टली इट इज़ हैप्लॉइड और जाइगोट यूजुअली डिप्लॉइड होता है, चाहे वो किसी का भी हो, मोस्टली इट इज़ डिप्लॉइड. तो इस तरह से अगर हम इसके आंसर की बात करें तो प्रोटोनिमल सेल ऑफ द मॉस दैट इज हैप्लॉइड, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन डाइकॉट इट इज ट्रिप्लॉइड, लीफ सेल ऑफ द मॉस इज हैप्लॉइड, प्रोथैलस ऑफ अ फर्न इज हैप्लॉइड, gamma cell in Markensia is of bryophyte and this is haploid. The meristem of the monocot is diploid while the ovum of liverwort is haploid and lastly zygote of a fern is diploid. Now moving to next question, that is question number 5. Question number 5 is write a note on economic importance of algae and gymnosperms. अब एल्गी की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो एल्गी का क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं. एल्गी आर यूजफुल इन वैरायटी ऑफ वेज. एट लीस्ट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आपको पता है कि एल्गी जो होती है वो फोटोसिंथेसिस करती है और इसकी वजह से अगर दुनिया में आधी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने का काम हो, उसको CO2 को फिक्स करने का काम हो, तो किसके द्वारा किया जाता है, ये एल्गी के द्वारा किया जाता है. नो बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट. क्या करते हैं कि जैसे ही उनका इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर वो ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के लेवल को भी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं. एंड दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स विच फाउंड द बेसिस फॉर फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स. अगर हम बात करें तो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए जो बेस होता है फूड साइकिल का वो एल्गी होती है. तो उसमें जो एनर्जी रिच कंपाउंड्स बनते हैं वो भी एल्गी के द्वारा बनाए जाते हैं. एंड मैनी स्पीसीज ऑफ porphyra, this is important, that is many species of porphyra, that is laminaria and sargassum. अगर हम बात करें कि जो लेमिनेरिया होता है या हमारे पास सरगैसम होता है या हमारे पास कौन सा होता है, लेमिनेरिया होता है, तो ये जो पोरफायरा, लेमिनेरिया और सरगैसम होता है इनको फूड के रूप में यूज़ किया जाता है. दीज आर द यू कैन से
among those species of marine algae which are used as food. Now certain brown and red algae produce large amount of hydrocolloids. अब देखिए व्हाट आर हाइड्रोकोलाइड्स. हाइड्रोकोलाइड हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोकोलाइड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच होल्ड वाटर. तो इसका मतलब कि जो कुछ ब्राउन एल्गी है या कुछ रेड एल्गी है वो क्या करते हैं, वो बनाते हैं हाइड्रोकोलाइड्स. कौन से, देखिए एग्जांपल से हम करते हैं. एल्गिन या एल्जिन ये ब्राउन एल्गी से मिलता है, और कैरागीन, कैरागीन जो होता है वो रेड एल्गी से मिलता है. बोथ एल्गिन एंड कैरागीन आर hydrocolloids, means these are the substances these can hold water which are used commercially. Naturally these are used commercially. And agar, you know, that is agar is also one of the commercial product obtained from, and it is obtained from जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया. आपको होता है कि जो अगर होता है वो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है, और इट इज़ यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एज वेल एज इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज. तो अगर हम जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया की बात करें तो वो बनाती है ये कमर्शियल प्रोडक्ट. उस कमर्शियल प्रोडक्ट को कहा जाता है अगर, और ये अगर जो होता है ये किस लिए, इस पर जो है माइक्रोब्स को ग्रो किया जाता है और साथ में इसे आइसक्रीम्स और जेली बनाई जाती है. इसके अलावा देयर इज वन मोर एल्गी दैट इज नॉन एज क्लोरेला. तो जो क्लोरेला होती है, क्लोरेला इज एन यूनिसेलुलर एल्गा and it is rich in protein, that's why it is used as a food supplement even by the space traveler. तो इसका मतलब कि ये जो है एनर्जी रिच कंपाउंड होता है, इसलिए स्पेस ट्रेवलर जो है इसको एज अ फूड भी यूज कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स की. तो आपको पता है कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनका सबसे बड़ा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये है कि दीज आर यूज्ड एज ऑर्नामेंटल प्लांट, मतलब सजावटी पौधे के तौर पे यूज़ किए जाते हैं. और एक चिलगोजा पाइनस जियार्डियाना से मिलता है, और ये एडिबल सीड्स होते हैं पाइनस जियार्डियाना की. रेजिन आपको पता है जिसको टर्पेंटाइन कहते हैं, ये पाइनस की कुछ स्पीसीज से प्राप्त किया जाता है. इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो टैक्सोल जो होता है वो टेक्सास बकेटा से होता है. एंड यू कैन से जिंको बाइलोबा हैज़ सम एंटी कैंसर और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी. तो देयर आर सो मैनी यूजेस ऑफ दिस जिम्नोस्पर्म्स. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था. अब हम आज के लिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं. बोथ जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स बियर सीड्स, देन व्हाई आर दे क्लासिफाइड सेपरेटली. कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म दोनों में सीड्स होते हैं, पर फिर भी उनको हम अलग अलग क्लासिफाई करते हैं. क्यों करते हैं? बहुत ही सिंपल. आप जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म में नेक्ड सीड्स होते हैं और एंजियोस्पर्म्स में जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं. तो अगर हम इसको आंसर की बात करें, बिकॉज इन जिम्नोस्पर्म्स द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड दे रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करें तो वो फर्टिलाइजेशन से पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी, बोथ बिफोर एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन दे रिमेन एक्सपोज्ड, मीन्स नेक्ड. द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइज, मतलब ओव्यूल जो है वो आपको होता है वो सीड में मेच्योर कर जाता है. एंड दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड, दैट इज सीड्स आर ऑल्सो नेक्ड. तो ये हो गए जिम्नोस्पर्म्स. क्या हो गए जिम्नोस्पर्म? दैट इज ट्रीज या प्लांट्स हैविंग नेक्ड सीड्स. ऑन द अदर हैंड इन एंजियोस्पर्म्स the pollen grains and the ovules are developed in specialized structures, and these specialized structures are called as flowers, and the seeds are enclosed in fruits. बोलने का मतलब क्या है कि जिम्नोस्पर्म्स में कोन्स बनती है और आपको होता है वहाँ पे जो सीड्स होते हैं उनमें कोई भी ओवरी वॉल से वो कवर नहीं होते, मतलब फ्रूट वॉल से कवर नहीं होते. जबकि हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की तो ये इनको बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म बोलते हैं पुष्प विहीन फ्लावरलेस प्लांट्स. और अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, साथ में फ्रूट बियरिंग भी होते हैं. तो मतलब उनके सीड्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं. तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस the remaining question of this chapter. Thank you very much.